हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शीतल में। आप लोगों का पिछला जो टॉपिक था, पिछला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने हमारे चैप्टर का 1.1 जो हमारी प्रश्नावली है उसे सॉल्व किया था। अब हम करने जा रहे हैं हमारी प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि हमें कुछ नंबर्स दे दिए हैं और पूछा गया है कि ये सिद्ध कीजिए कि जो नंबर है वो अपरिमेय संख्याएं है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं हो और p और q दोनों क्या हो, आपके इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या हो। और एक और बात साथ में कि p और q दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन गुणनखंड क्या हो, केवल 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और ऐसे नंबर्स जो दशमलव या पॉइंट के बाद चलती जा रही हो, खत्म ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आप लोगों का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप लोगों को दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व। मैंने माना कि आपकी करनी 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। मैं उसका विरोधाभास या कंट्राडिक्शन लेके चल रही हूँ। मैंने मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा का यूज़ कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि जो भी संख्या परिमेय है उसे हम कैसा लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसे मैंने एक इक्वेशन दे दी। और एक और बात मैंने लिखा कि जहाँ p और q दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर कुछ होगा तो वो और डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा और छोटी परिमेय संख्या हमारे को मिल जाएगी, इसलिए एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हमारे इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ मैंने क्या करा, वर्ग कर दिया, स्क्वायर करा। तो मुझे क्या मिला, 2 = p/q का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 = p²/q²। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × q² विच इज इक्वल टू p², लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो मेरा p² है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 × कुछ भी नंबर, क्यों हमें पता नहीं क्या नंबर है, कुछ भी नंबर। तो हमारे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि p² जो है वो 2 × कुछ नंबर के। अब हम जानते हैं सम संख्या की परिभाषा से या इवन नंबर की डेफिनेशन से कि कोई भी नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन में 2 हो वो नंबर क्या बन जाता है, वो नंबर बन जाता है सम संख्या या इवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि p² एक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, p² एक सम संख्या है। अब अगर p² एक सम संख्या है तो ये तो जाहिर सी बात है कि p भी एक सम संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए कोई सा भी ऐसा नंबर अगर सम संख्या है तो उसका वर्गमूल भी सम संख्या ही होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि p एक सम संख्या है, तो अब क्या सम संख्या है वो मान लेते हैं हम। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि p जो है वो 2 × k, जहाँ पे k कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 मान लिया इंटू में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के इंटू में अगर 2 है तो वो संख्या क्या होगी, समी संख्या होगी। तो p की वैल्यू 2k मैंने मान ली, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट करी कहाँ पर, जो हमारी इक्वेशन थी p² = 2q² में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इसको मैंने दे दिया था, इसमें पुट करती हूँ तो मैंने क्या मिलेगा, 2k का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 × q²। तो क्या होगा हमारे पास में 4k² विच इज इक्वल टू 2 × q²। इसको कैंसिल किया इससे, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 × k² विच इज इक्वल टू q²। अब आप देखेंगे कि आपकी जो q² है वो k कुछ भी नंबर है उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 है, मतलब q² क्या हो गई, सम संख्या हो गई। अब अगर q² सम संख्या है तो q भी सम संख्या होगी। ठीक है, तो q भी एक इवन नंबर है या सम संख्या है। ठीक, अब अगर q सम संख्या है, p भी सम संख्या है,
दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। सम संख्या मतलब 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम लोग लेके क्या चले थे, हम लोग लेके चले थे P और Q दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हम जब सिद्ध करने गए तो हमें क्या मिला कि P और Q में कॉमन फैक्टर 2 भी है। हम कंट्राडिक्शन लेके चले थे, हम लेके क्या चले थे कि √2 जो है वो परिमेय संख्या है, तो हमको कंट्राडिक्शन मिला। हेंस ये प्रूव होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप सो आप लोगों को इस पूरे वीडियो में समझ में अच्छे से आया होगा कि कैसे आपको किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध करना है तो हम कैसे करेंगे। हम उसे परिमेय संख्या लेके चलेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा का उपयोग करेंगे, फिर उसको इस तरीके से करके हम कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं तो हमको कंट्राडिक्शन मिलता है। माइनस माइनस जैसे प्लस हो जाता है वैसे ही कंट्राडिक्शन से कैंसिल होकर विरोधाभास से कैंसिल होकर हमें क्या मिलता है कि जो भी दी हुई स्टेटमेंट है, जो हमारे को कथन दिया गया है, वो कथन सत्य है। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोगों का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मैंने सिद्ध किया √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिमिलरली आप √3 √5 को भी सिद्ध कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोगों को दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, क्या दिया गया है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, मैंने माना वापस से, मैंने माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तब इसके डेफिनेशन से 3 + 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 √5 विच इज इक्वल टू P/Q - 3 लिख सकते हैं। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ √5 P/Q - 3 के डिवाइड में 1/2। ठीक, अब हम लोगों ने जैसे √2 को सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर LHS अपरिमेय संख्या है तो RHS भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या। हेंस आपकी जो दिया गया जो चीज़ है वो क्या हो गया आप लोगों का कि 3 + √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। तो इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो ख़त्म होते हैं। आई होप सो आप लोगों का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबाते जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।